हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग मटेरियल्स और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पैकेजिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में। एक बात मैं आपको यहाँ पहले बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में जितनी चीज़ें पूछ रखी हैं, जितना भी सिलेबस में पूछा है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूँगा, चीज़ों को बताऊँगा ज़रूर, लेकिन आपको जो याद करने के लिए मैं दूंगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पैकेजिंग क्या होता है, और मैं साथ साथ में आपको ये भी बताता चलूँगा कि आपको क्या याद करना है, क्या नहीं करना है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से टॉपिक से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पैकेजिंग क्या होता है, तो पैकेजिंग को पहले आप ऐसे समझिए मोटा मोटा सा कि मान लीजिए आप दवा बना रहे हैं, ठीक है ना। आपने बहुत सारी दवा बनाई, दवा बनती है, मान लीजिए बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनीज होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 10 गोलियां बना रही हों, या मान लीजिए वो सिरप बना रहे हैं तो एक बॉटल सिरप बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो बड़े क्वांटिटी में, बहुत बड़े अमाउंट में बनाते हैं। तो अब उनको बेचना भी है, सप्लाई करना है, लोगों तक पहुंचाना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलग अलग स्टेट में दवाएं, बल्कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर दवाएं जाती हैं। अब वो ऐसा तो नहीं है कि वो बड़े बड़े कंटेनर में उनको रख के भेज देंगे मेडिकल स्टोर पे, या क्या कहते हैं जो रिटेल सेलर हैं या होल सेलर हैं, ऐसा तो नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर ऐसा नहीं भेजा जाता है, बल्कि आपने भी देखा होगा कि उनको क्या है, छोटे छोटे बर्तन के अंदर रख के भेजा जाता है। ठीक है ना। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस होता है कि दवाओं को किसी बर्तन के अंदर रखना, किसी पॉट के अंदर रखना, उसको बोलते हैं पैकेजिंग। इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई सिरप है, तो उसको एक प्लास्टिक के या क्या कहते हैं ग्लास के कंटेनर में, छोटे से बर्तन में, बॉटल में पैक कर दिया सिरप को 20 ml 25 ml। उसके बाद उसके ऊपर से एक और कवरिंग चढ़ा दी जाती है। आपने देखा होगा कागज़ का, आमतौर से क्या होता है, वो कागज़ का ही होता है, थोड़ा मोटा कागज़ होता है। तो उसको एक कवरिंग, एक बॉक्स बना के उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है। तो ये भी एक तरीके की पैकेजिंग होती है। इसके अलावा क्या है, एक बॉक्स बनाया जाता है और उसके अंदर 10-20 क्या है, वो पूरे मतलब सिरप की बोतलें रख दी जाती हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है पैकेजिंग का। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है वो उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। बहुत सारी गैसेज होती हैं वो जो क्या है, उनके साथ में रिएक्ट करके उनको खराब कर सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है, वो उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो खराब करेगा उसको। तो उससे बचाने के लिए भी, ऐसे ही बाहर का जो धूप है, गर्मी है, या जो इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर है, उससे बचाने के लिए, नमी है उससे बचाने के लिए, ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगस हैं। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं। अगर वो दवा खुली रहेगी तो वो उस पर अटैक करेंगे, उसको खराब कर देंगे। समझ में आ रही बात। ऐसी कुछ दवाएं होती हैं जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं उनके अंदर, जो कि क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या है एवोपोरेट हो जाते हैं, या समझिए कि भाप बन के उड़ जाते हैं। तो इसलिए भी उसको पैक करना पड़ता है। कुछ दवाएं ऐसी होती है जो लाइट के कांटेक्ट में आके रिएक्शन कर जाती हैं, तो इसलिए उनके लिए इस टाइप का कंटेनर बनाया जाता है कि जो लाइट की रेज है वो उसको पार करके उन तक ना पहुंच सके और उनको खराब ना कर सके। तो इस टाइप के बहुत सारे फायदे हैं। और ऐसे एक फ़ायदा ये भी है कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है, और वो छोटे छोटे डब्बों के अंदर पैक कर रखा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होती है। समझ रहे हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं पैकेजिंग के। तो आपको ये समझ में आ गया कि पैकेजिंग क्या होती है और उसके कुछ फायदे आपने देख लिए। चलिए अब टेक्स्ट को देखते हैं। तो पैकेजिंग क्या है, एक तरीके की, इसको आप कह सकते हैं, अगर आपसे पूछ रहे कि पैकेजिंग को डिफाइन करिए तो आप क्या करेंगे, पैकेजिंग इज ए साइंस। यहाँ द की जगह आप ए लगा लीजिए। ठीक है ना। पैकेजिंग इज ए साइंस, या एक आर्ट है, या आप कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि पैकेजिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए से क्या है, ड्रग को, या आप कह सकते हैं मेडिकल डिवाइसेस को, ठीक है ना, इनको भी पैक किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए नीडल है, डिस्पोजल है जिससे सुई लगाते हैं, ठीक है ना, इंजेक्ट करते हैं, जो डिस्पोजल होता है, 5 ml का 10 ml का सिरिंज आता है। तो वो भी क्या है, मेडिकल डिवाइसेस को या ड्रग को क्या करते हैं ये। तो पैकेजिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए से हम लोग दवा को या मेडिकल डिवाइसेस को इनक्लोज करते हैं। इनक्लोज करने का मतलब किसी चीज के अंदर बंद करना। ये पुल नहीं है, ये पुट है। ठीक है ना। इनक्लोज का मतलब क्या है, किसी चीज के अंदर बंद कर देना। जैसे कि मान लीजिए डब्बा है, इसके अंदर मैंने पानी को रख के बंद कर दिया तो कहेंगे कि उसको मैंने इनक्लोज कर दिया। ठीक। इन सुइटेबल कंटेनर,
ठीक है ना, किसी चीज़ को एक सुइटेबल कंटेनर के अंदर पैक कर देना, रखना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैकेजिंग। ठीक है ना। अब वो अलग अलग पर्पस के लिए हो सकता है। उस दवा को क्या है, प्रोडक्ट को क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, जो एक्सटर्नल इफेक्ट है यानी जो बाहर का इन्वायरमेंट का इफेक्ट है उससे बचाने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि वो जो है वो इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है उस प्रोडक्ट को अल्टर कर सकता है, उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसको क्या है खराब कर सकता है, अल्टर कर सकता है। ये आफ्टर नहीं है, ये अल्टर है। ठीक है ना, क्या अल्टर कर सकता है। ठीक। और क्या है, उसके इफेक्टिवनेस को यानी जो उसका काम करने की एक ताकत है, आप ये भी कह सकते हो उसके पोटेंसी को क्या है वो कम कर सकता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इसलिए भी उसको क्या कहते हैं हम लोग पैकेज करते हैं। या माइक्रोबियल को, माइक्रोबियल से बचाने के लिए, माइक्रोबियल या माइक्रोब्स भी बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह, तो उनके कंटामिनेशन से बचाने के लिए, या अभी ये भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर जो और दूसरी चीज़ें हैं उनके कंटामिनेशन से, कंटामिनेशन मतलब गंदा होने से, खराब होने से, स्पॉइल होने से बचाने के लिए। या फिजिकल डैमेज ऑफ ड्रग, या मान लिया कोई टेबलेट है, अब उसको मतलब पैक नहीं किया सुटेबल कंटेनर के अंदर तो वो टूट भी सकता है, समझ रहे हैं, फिजिकल डैमेज आ सकता है उसके अंदर, तो उसको बचाने के लिए भी क्या है हम लोग पैकेजिंग करते हैं। ये आप और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं कि उनको सेफ रखने के लिए, यानी जैसा हमने बनाया वो ऐसे सेफ तरीके से पेशेंट तक पहुंच सकें और वो उसको यूज़ कर सके, तो इसलिए भी हम उसको करते हैं। ठीक है ना, और भी दूसरे पर्पस हो सकते हैं, जैसे कि उसको क्या है आसानी से क्या है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इन सब चीज़ों को ईजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए अगर हम उसको अच्छे से पैक करते हैं, पैकेजिंग में सिर्फ यही नहीं आता है कि मतलब एक कंटेनर के अंदर उसको रख दिया, बल्कि उसके पूरे स्टेप्स हैं वो सारे आगे पढ़ने वाले हैं आप। तो ट्रांसपोर्ट करना या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को बांटना, जैसे कि मेडिकल स्टोर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसमें आसानी हो जाती है, उसको स्टोर करके रखने में आसानी हो जाती है, उसको बेचने में आसानी होती है, उसको यूज़ करने में आसानी होती है पैकेजिंग की वजह से। और क्या है, टू प्रोवाइड प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और एक चीज़ और भी है कि पैकेजिंग के ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा उसके ऊपर लेबलिंग होती है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं और लिखना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है ना, तो वो क्या कहते हैं उसके ऊपर लेबलिंग करने के लिए भी वो हम कंटेनर से हमको ये भी फ़ायदा होता है कि उस पर उसका नेम लिख देते हैं, डोज कितना होगा, यूजेस क्या होगा, सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह उसके बारे में लिखना हो, या स्टोरेज कंडीशन क्या है, या क्या कहते हैं उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भी देखते हैं आप, लिखी रहती है उसके ऊपर। तो ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाते हैं। तो ये क्या होता है, पैकेजिंग के कुछ फ़ायदे होते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कंटेनर। ठीक है ना, कंटेनर क्या है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। अब एक अब एक चीज़ है कि व्हाट इज़ पैकेजिंग मटेरियल। आपने तो समझ लिया पैकेजिंग क्या होता है, लेकिन सिलेबस में आपके जो टॉपिक पूछा है वो पैकेजिंग मटेरियल के बारे में पूछा है। तो ये पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, वो मटेरियल जिनके ज़रिए से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को पैक करते हैं। ठीक है ना, जिनके हेल्प से या जिसके अंदर किसी भी चीज़ को हम लोग पैक करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा पैकेजिंग मटेरियल होता है। जैसे कि ग्लास के कंटेनर्स आते हैं। अब मैं कंटेनर को पहले बता दूंगा आपको कंटेनर क्या होता है। तो मान लीजिए आपकी ये दवा है, ठीक है, एक कोई भी दवा आपकी, ये बहुत सारे मान लीजिए टेबलेट्स हैं। अब इस टेबलेट्स को आपने देखा होगा कि इसके ब्लिस्टर आते हैं, या आप समझिए कि प्लास्टिक के वो आते हैं ना ऐसे पत्ते, आपने देखा होगा दवाओं को, उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर इनको रख के पैक कर दिया जाता है। ठीक, तो ये उसका कंटेनर हो गया। या आपने देखा होगा सिरप, सिरप को किस में रखते हैं, बॉटल के अंदर रखते हैं, तो बॉटल क्या हो गया उसका कंटेनर हो गया। तो दवा जिस चीज़ के कांटेक्ट में डायरेक्टली होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर। ठीक है ना, ये आपका सिरप का बॉटल है। ठीक, ये सिरप का बॉटल हो गया। ठीक, अब इसके अंदर क्या है, आपने सिरप रखा, ये डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में है। ठीक है ना, इसके डायरेक्टली इस बॉटल के कांटेक्ट में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं। ठीक है, तो कंटेनर आपको समझ में आ गया। तो पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, तो पैकेजिंग मटेरियल कोई भी वो सब्सटेंस जिसके अंदर दवा को रखा जाता है या जिसके जरिए से दवा को पैक किया जाता है, वो होता है पैकेजिंग मटेरियल्स। अब पैकेजिंग मटेरियल्स में ज़रूरी नहीं है कि वो सब कंटेनर ही हों, समझ में आ रही बात, वो ज़रूरी नहीं कि सब कंटेनर ही हों, बल्कि हो सकता है कि इसका एक क्लोजर ढक्कन बनता है, तो वो भी क्या है तरीके का पैकेजिंग मटेरियल में आता है। ठीक है ना, वो भी एक पैकेजिंग मटेरियल है। अब ये पैकेजिंग मटेरियल्स किन किन चीज़ों के हो सकते हैं जो मतलब आमतौर से यूज़ होते हैं,
तो ये ग्लास आपने सुना होगा, ग्लास को शीशा बोलते हैं, कांच बोलते हैं, तो आमतौर से यूज होता है पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे, ठीक है ना। ये बॉटल ग्लास का भी हो सकता है, ठीक। ऐसे ही प्लास्टिक के बॉटल से यूज होते हैं, तो प्लास्टिक भी क्या एक तरीके का पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है ना। तो अब ये जो कंटेनर है या पैक करने का जो भी आइटम बन रहे हैं वो किन किन चीज़ों के बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैकेजिंग मटेरियल्स। तो ऐसे ही मेटल भी यूज होता है कंटेनर बनाने के लिए या पैकेजिंग मटेरियल के लिए कह सकते हैं, या रबर, ठीक है ना, रबर और भी चीज़ें यूज होती हैं। तो ये मेन है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आपके सिलेबस में पूछा है तो ये इन 4 चीज़ों के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है कि इनकी प्रॉपर्टी, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आपको समझ में आ गया कि पैकेजिंग क्या होता है और पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग। कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग यानी पैकेजिंग के क्या क्या समझ लीजिए पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो एक क्या होता है, कंटेनर होता है, दूसरा क्या है, क्लोजर होता है, उसके बाद आता है कार्टन या आउटर, और उसके बाद आता है बॉक्स। इन सारी चीज़ों को पहले मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इसको पढ़ लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम सिरप को लेते हैं, सिरप एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है दवा का, उसको पैक करना है और उसको भेजना है कहीं बाहर। तो मतलब मैन्युफैक्चरर कंपनी किस तरीके से उसको पैक करेगी, तो सबसे पहले उसने एक बॉटल लिया, ठीक है ना, एक प्लास्टिक का, या क्या कहते हैं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप ये समझिए कि ये एक बॉटल है, ठीक। इसके अंदर हमने क्या है, सिरप को, मान लीजिए खांसी का, आपका एक खांसी की दवा है, खांसी का सिरप है, उसको हमने इसके अंदर पैक कर दिया, ठीक, इसके अंदर पैक कर दिया। अब इसका ढक्कन भी लगाना है, तो उस ढक्कन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, कंटेनर, दवा जिसके कांटेक्ट में डायरेक्टली होती है, जब दवा जिसके कांटेक्ट में डायरेक्टली होती है यानी जिसके अंदर दवा को डायरेक्टली पैक किया जाता है वो होता है कंटेनर, और फिर उस कंटेनर का मुंह जिससे बंद किया जाता है उसको बोलते हैं क्लोजर। उसके बाद अब ये तो मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक या शीशी या क्या कहते हैं ग्लास के, कांच के बर्तन में इसको पैक कर दिया। अब इसको ऐसे नहीं भेजा जाता है, बल्कि इसके ऊपर एक और बॉक्स का, समझिए कागज का होता है, मोटा कागज होता है, ठीक है ना। तो उसके जरिए से इसको पैक किया जाता है। एक तो लेबलिंग इसके ऊपर ही हो जाती है, दूसरी लेबलिंग इसके ऊपर होती है। आपने देखा होगा इसको बहुत अच्छे से रंगीन काला पीला उस पर एक बच्चा सा बना दिया जाता है, वो मोटा सा गोरा सा चिट्टा सा अच्छा सा सुंदर सा, ठीक है ना। तो ये होता है एक तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी इसको क्या बनाया जाता है। और इसका फायदा है कि इसको क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है बाहरी इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर से एक कवरिंग और कर दी जा रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टन बोलते हैं या आउटर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये बाहर से हमने एक खूबसूरत सा एक थोड़ा मोटा सा कागज का एक बॉक्स बना देते हैं, उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टन या आउटर। मैं कभी लेके आऊँगा तो आपको एक छोटा शॉर्ट वीडियो में इसको दिखा के सारी चीज़ें समझा दूंगा। वैसे तो नॉर्मली सब लोग जानते ही हैं, सिर्फ नाम वगैरह याद नहीं रहता है, ठीक। अब ये तो हो गया, ठीक है ना, एक पैक कर दिया। अब इसको भेजना है किसी दूसरी जगह पे, तो ऐसा नहीं है कि एक ही डब्बा भेजा जाता है। अब इसमें क्या है, कहीं पे 10 भेजे जा रहे हैं, कहीं पे 20 भेजे जा रहे हैं, तो ये बहुत सारे क्या है डब्बे ऐसे ही पैक कर लिए गए, 15 20 25, ठीक है ना। अब उनको क्या करते हैं, एक बड़े डब्बे के अंदर पैक कर देते हैं, 8 10 15 20 चीज़ों को, ये क्या कहते हैं, ये सिरप के डब्बों को एक बड़े क्या है बॉक्स के अंदर पैक कर देते हैं। आपने देखा होगा जिसको गत्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गत्ता बोलते हैं आमतौर से, एक गत्ता दो गत्ता, उसी को बॉक्स भी बोला जाता है, और कार्टन भी बोल देते हैं कई बार उसको, ठीक है ना। कार्टून बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कार्टून नहीं है, वो कार्टन है, ठीक है ना, ये वाला, ये जो कार्टन है, ठीक है ना। अब इसको बंद करके सील करके उसको भेजा जाता है। तो ये 3 पैकेजिंग होती है नॉर्मली, ठीक है ना, ये 3 पैकेजिंग होती है। तो ये पूरा आपका क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और इसको आप और पढ़ लीजिए, और चाहें तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ। अब ये जो चीज़ें मैं आपको समझा दिया हूँ, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो अब वो बताने से फ़ायदा नहीं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और ये जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो जब पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो क्या कहते हैं पीडीएफ है वाइट बैकग्राउंड में A4 साइज़ के अंदर आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, जो भी मैंने बता दिया ना वो सब कुछ इसमें अंदर आ गया है। अब उसी को बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पैकेज, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पैकेज या पैकेजिंग।
ठीक, क्या है, पैकेज या पैकेजिंग भी कर सकते हैं आप इसको। पैकेजिंग के टाइप, यही जो चीज़ें हैं ना उसी को थोड़ा सा एक नाम दे दिया है। एक होता है प्राइमरी पैकेजिंग। क्या है प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब, जो आपकी दवा है जिसको आप कंटेनर के अंदर रख रहे हैं, ठीक है ना, ये बॉटल के अंदर आपने इसको रखा, तो ये आपका क्या हो गया, सबसे पहला जो वाला है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है ना। सबसे शुरू में जिसके अंदर आप रख रहे हैं, जो कंटेनर में रख रहे हैं, तो वो हो गया इसका प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाद आता है सेकेंडरी, आपने इसके ऊपर एक कार्टन लगा दिया था, एक छोटा सा बॉक्स डाल दिया था, पतला सा करके, थोड़ा मोटा सा, हल्का सा मोटा कागज का होता है, वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक और ऊपर से मोटा सा गत्ते का आप इस पे पैकेजिंग कर देते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाता है, टर्शरी, ठीक है ना। सबसे पहला हो जाता है प्राइमरी, दूसरा हो जाता है सेकेंडरी, और तीसरा हो जाता है टर्शरी पैकेजिंग। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग बताइए, तो आप ये बताएंगे, ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और अगर क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ ले, सेशनल एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग बताइए, तो ऊपर जो मैंने बताया आपको 4, वो बता दीजिएगा, ठीक है ना। चीज़ें आसान है, एक दो बार रिवाइज करिए, आराम से याद हो जाएंगी। अब एक टॉपिक है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। जो पैकेजिंग मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए ना, उसके अंदर कुछ खूबियाँ होनी चाहिए, कुछ अच्छी बातें होनी चाहिए, कि जिसके बेस पे हम उनको क्या है ले रहे हैं। वरना तो बहुत सारी एलिमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उन सबको यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इन्हीं 4-5 चीज़ों को क्यों पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर कुछ क्वालिटी है। तो वो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए जिसके बेस पे हम लोग किसी भी चीज़ को पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि हर तरह के दवा के लिए हम एक ही क्या है पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, या एक ही टाइप का कंटेनर यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए दवाओं का नेचर अलग अलग होता है। केमिकली कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई बेसिक नेचर का होता है, कोई एसिडिक नेचर का होता है, कोई न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। अब एसिडिक में भी कोई हाई एसिडिक होता है, कोई लो एसिडिक होता है, बेसिक में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग दवाओं के नेचर के हिसाब से अलग अलग कंटेनर चूज किए जाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग, यही इसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग क्या है, अलग अलग दवाओं के नेचर के बेस पे अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल को चूज किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो लिखा हुआ है। अब हम लोग कुछ फैक्टर्स देखते हैं, कुछ फैक्टर्स जो कि कंसिडर किए जाते हैं, कुछ फैक्टर्स जो ध्यान दिए जाते हैं पैकेजिंग मटेरियल को या कंटेनर को चूज करने के टाइम पे। तो एक तो क्या है उसमें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट, लाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए उसके अंदर, लाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए उसके अंदर, यानी लाइट से वो क्या है उस प्रोडक्ट को बचा सके जो उसके अंदर रखा जा रहा है। ऐसे क्या है, वो क्या है गैसेज के रिएक्शन को रोक सके, ठीक है ना। बहुत सारे इन्वायरमेंट में गैसेज हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि ये कंटेनर है और ये गैसें इसको पार करके इधर आ जा रही हैं। इसका मतलब ये कि ये जो कंटेनर आपका वो क्या है परमिएबल है, हाईली परमिएबल है, किधर से क्या मॉइस्चर इधर अंदर आ जा रहा है, इधर से क्या कहते हैं गैस हैं, हवाएं हैं, वो अंदर आ जा रही हैं। तो ऐसा पैकेजिंग मटेरियल हमको नहीं चाहिए, उससे तो दवाएं खराब हो जाएंगी, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, जो मॉइस्चर और माइक्रोब्स को रोक सके, ऐसा पैकेजिंग मटेरियल चाहिए कि यहाँ पे माइक्रोब बाहर है लेकिन अंदर नहीं आ पा रहा है, जो क्या है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हाईली क्या है इम्परमिएबल है। क्या है, हाईली इम्परमिएबल है, जो अंदर की चीज़ों को बाहर नहीं आने दे रहा, बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है ना। और क्या है, रिएक्टिव पावर ऑफ ड्रग एंड पैकेजिंग मटेरियल्स, तो ये भी चीज़ क्या है कंसिडर की जाती है। ऐसे क्या है, फिजिकल डैमेज, ऐसे क्या है प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डैमेज, यानी जो पैकेजिंग मटेरियल है वो फिजिकल डैमेज से कितना बचा सकता है उस दवा को। यानी जैसे कि मान लीजिए टेबलेट है, तो उसको टूटने से वो रोक सकता है, नहीं रोक सकता, जिस पैकेजिंग मटेरियल के अंदर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसे क्या कहते हैं, डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग, अलग अलग डोजेस फॉर्म होते हैं, तो उनके बेस पे भी क्या है हम लोग अलग अलग क्या है कंटेनर को या पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, आप पैकेजिंग की कॉस्ट मतलब अगर ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए और अच्छा क्वालिटी का पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, लेकिन आपके पास उतना क्या है पैसा ही नहीं है, उतना अमाउंट नहीं है, तो आप थोड़ा सा लो क्वालिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी मतलब मैटर करता है। ऐसे ही दवा का नेचर कैसा है, तो ये सारे फैक्टर्स देख के फिर हम क्या करते हैं किसी पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स हैं कुछ, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको सिलेक्ट करने के लिए उस पैकेजिंग मटेरियल्स के अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने ये देखा है कि पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्ट करने के लिए हम लोग किन फैक्टर्स को सामने रखते हैं,
ठीक है ना, किन चीज़ों को सामने रखते हैं। लेकिन अब जो पैकेजिंग मटेरियल हम लोग सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है। इन्हीं चीज़ों को मैंने आगे ना थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके और सजा के लिखा है, तो इसी को पढ़ते हैं हम लोग पहले, ठीक है ना। हम लोग इसको पढ़ते हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में से। तो सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट कंपेटिबिलिटी होना चाहिए। क्या है, प्रोडक्ट कंपेटिबिलिटी होना चाहिए, यानी मटेरियल शुड बी केमिकली इनर्ट। जो क्या है मटेरियल है वो केमिकली क्या है, इनर्ट होना चाहिए। क्या, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट का मतलब ये होता है कि वो किसी के साथ में रिएक्शन न कर रहा हो, किसी के साथ में रिएक्शन न कर रहा हो, अपना आप जहाँ पड़ा हुआ है मस्त है, उसको बोलते हैं इनर्ट होना चाहिए। विद यही यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि किसी के साथ में किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ में वो क्या है, रिएक्शन न कर रहा। दूसरा क्या है, उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए और ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ आप समझ रहे हैं, मजबूत होना चाहिए, और ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाला, टिकाऊ होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, जो कि हैंडलिंग को, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कर रहे हैं, या जो इन्वायरल इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, तो उन सबको वो क्या है, बियर कर सकता हो। बियर करने का मतलब होता है बर्दाश्त करना, अंडर गो करना, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए सामान को ले जाते हैं तो कहीं रखा तो पता चला कि उतने में ही टूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टिकाऊ, थोड़ा मजबूत होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि वो मजबूत तो है लेकिन 5-10 दिन के बाद वो गल जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो पैकेजिंग मटेरियल। ऐसे क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला हो, ठीक है ना। वो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा हो मॉइस्चर से, यानी मॉइस्चर अंदर ना आ पा रहे हो, ठीक है ना, मॉइस्चर यानी नमी। ऐसे क्या, लाइट से प्रोटेक्शन दे रहा हो। कुछ दवाएं ऐसी होती है जो लाइट के कांटेक्ट में आने से खराब हो जाती हैं, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन देने वाला हो। ऐसे क्या, उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब ये कि वो चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता हो। जैसे कि आपने देखा, आपको एक बात बता दूं, जो दवा मतलब बनाई जाती है, जिस बर्तन के अंदर रखी जाती है, जिस कंटेनर के अंदर उनको रखा जाता है, तो उसको पहले स्टेराइल किया जाता है। स्टेराइल का मतलब क्या होता है कि उसको हीट देते हैं। अलग अलग तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि उसको हीट करते, उसको गर्म करते हैं, ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं वो सारे क्या है, मर जाएं, ठीक है ना। तो एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो हीट देने में ऐसा प्रोडक्ट ना हो कि पता चला हीट दे रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए और खुद ही गल गल के खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसके अंदर स्टेबिलिटी होना चाहिए, उसके अंदर दम और टिकाऊपना होना चाहिए, कि वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता हो, हीट को बर्दाश्त कर सकता हो, अगर स्टेरिलाइजेशन उसका किया जा रहा है। ऐसे क्या है, एस्थेटिक एंड ब्रांडिंग, ठीक है ना। तो वो जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके ऊपर अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ लेबलिंग करना चाह रहे हैं, चिपकाना चाह रहे हैं, तो वो उसका अलाउ करता हो, उसकी परमिशन देता हो। ऐसा ना हो कि उस पर हम कुछ चिपका रहे हैं, कुछ चिपक ही नहीं रहा है, उस पर कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे क्या, ईजी टू यूज़ होना चाहिए, उसको हम लोग ईजिली क्या है, यूज़ कर सकते हो, यानी उसको हैंडल करना आसान हो, उसको फिल करना, उसके अंदर दवा भर रहे हैं, भरना भी आसान हो, भरने के बाद फिर उसको सील करते हैं तो उसको सील करना, बंद करना भी आसान हो, फिर उसको ओपन करना हो तो ओपन करना भी उसको क्या है, आसान हो, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर के लिए भी और जो कंज्यूमर है, जो यूज़ करने वाले हैं, उनके लिए भी क्या है, कंपेटेबल विद मशीन। अगर हम उस क्या है, जो पैकेजिंग मटेरियल है उसके अंदर दवा हम मशीन के ज़रिए से भर रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं जो भरती हैं दवाएं, एक एक इंसान अब कहाँ भर पाता है, अब तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं, वो सारा खुद वही करती हैं, तो उसके साथ में वो चल सकता हो, वो उसको मतलब क्या है, तो क्या है, वो जो ऑटोमेटिक मशीन है उसके साथ कंपेटिबल हो, यानी वो उसको आसानी से यूज़ कर पा रही हो। ऐसा नहीं है कि वो पकड़ रही हो, छटक के कहीं और चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे क्या है, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि वो अफोर्डेबल यानी सस्ता होना चाहिए, कि आसानी से उसको खरीदा जा सकता हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत महंगा हो, सारी क्वालिटी तो ठीक है लेकिन बहुत महंगा है, तो कौन यूज़ कर पाएगा उसको। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज ये पाई जा रही हैं, लेकिन वो इतना महंगा है तो उसका कंटेनर कौन बनाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ भी होती है। तो ये सारे क्या है, मतलब क्राइटेरिया है जिसको देखा जाता है किसी भी पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए। अब एक टॉपिक है इसके अंदर, ग्लास इज ए पैकेजिंग मटेरियल। ग्लास को पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। बहुत आम तौर से आपने देखा होगा कि जो पेरेंटल दवाएं होती हैं, खास तौर से उनके अंदर ग्लास को क्या है, पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जो पेरेंटल दवाएं, पेरेंटल मतलब जिनको हम लोग आईवी रूट से देते हैं,
ठीक है। या ये आप ये समझिए जिनको हम लोग क्या है इंजेक्शन के थ्रू देते हैं वो क्या होते हैं पेरेंटल, जिनको वायल्स के अंदर, वायल्स यानी जो शीशियाँ होती हैं उनके अंदर रखा जाता है, या एम्प्यूल्स आते हैं उनके अंदर रखा जाता है उनको। एम्प्यूल यानी देखा होगा आपने इंजेक्शन जो आते हैं, एम्प्यूल छोटे छोटे शीशियाँ होती है जिसको पूरा एकदम बंद होता है, उसको तोड़ के फिर उसमें से दवा को निकाला जाता है, तो वो एम्प्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, तो पहले हम ये समझते हैं कि ग्लास क्या है, कैसे बनता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। तो ग्लास क्या है, एक ये ग्लास क्या है, एक हार्ड और हार्ड, बहुत हार्ड होता है, सख्त, बहुत कड़ा होता है, और क्या ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि इधर से आप देख रहे हैं तो इधर की चीज़ें, अंदर की चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, बाहर से देख रहे हैं तो अंदर की चीज़ दिखाई देती है, जैसे शीशा होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। और ब्रिटल मतलब होता है कि जो बहुत जल्दी टूट जाए, जैसे कि कांच जो शीशा होता है तो वो हार्ड, लेकिन उस पर अगर आप हल्की सी भी चोट मारते हैं हथौड़ी से तो वो टूट जाएगा। उसी के मुकाबले में अगर उतनी चोट आप प्लास्टिक पे देते हैं तो प्लास्टिक नहीं टूटती इतनी आसानी से, तो ठीक है ना। टूटने की इसके अंदर बहुत जल्दी, मतलब ऐसा ये, मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है जो बहुत जल्दी टूट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटाइल, उसको बोलते हैं कि ब्रिटल है वो, या फ्रेजाइल भी बोलते हैं, ठीक। अब ये जो है ना, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये आएगा यहाँ पे, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे आ गया है, ठीक। अब ग्लास इज मेड ऑफ सिलिका। अब ग्लास किस चीज़ का बना होता है, ये मतलब आमतौर से पूछता नहीं है, कभी एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इसको जान लीजिए कि ग्लास क्या है, ये सिलिका का बना होता है। अब जो भी ग्लास होता है ना उसके अंदर सिलिका ज़रूर होता है एक मेन कंपोनेंट के तौर पे, ठीक है ना। अब वो कितना होता है, तो 59 से 80% तक इसके अंदर सिलिका हो सकता है। अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं अलग अलग क्वालिटी के, तो उसी के हिसाब से उसके अंदर सिलिका हो सकता है, यानी 59 या आप मान लीजिए 60 से 80% के बीच में उसके अंदर सिलिका होता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड के हिसाब से, ठीक है ना, जैसी ज़रूरत होती है। उसके अलावा उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। सोडा ऐश हो सकता है, सोडा ऐश, ठीक है ना। हाइड्रोक्स, ये आप इसको भी कह सकते हैं सोडियम ऑक्साइड हो सकता है, लाइम स्टोन उसके अंदर होता है, इसको चूना बोलते हैं, ठीक। तो आपको क्या समझ में आया कि ग्लास जो है वो सिलिका, लाइम स्टोन और सोडा ऐश, ये जो मेन कंपोनेंट हैं इन्हीं का वो ज़्यादातर मिल के बना होता है, और भी कुछ चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर ऐड कर दी जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि एक ग्लास का एक टाइप है सोडा लाइम ग्लास, तो सोडा लाइम ग्लास ये किसका बना होता है, तो ये सिलिका का बना होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, सोडा ऐश इसके अंदर होता है, लाइम स्टोन होता है, और डोलोमाइट होता है, और ग्लास क्यूलेट्स होते हैं। ये मेन चीज़ें, ये कुछ चीज़ें मिला के ये जो सोडा लाइम ग्लास है उससे बनता है। तो एक तो क्या हो गया सिलिका, यहाँ पे देख रहे होंगे आप सेंड लिखा है, और बहुत सारी किताबों में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा रहता है कि सेंड का बनता है। सेंड मतलब रेत, ठीक है ना। सेंड क्या है, रेत। ये हर टाइप का रेत नहीं होता, बल्कि एक खास तरह का ये एक खास तरह का रेत होता है, सैंड होता है, जिसके अंदर सिलिका पाया जाता है। तो उस रेत में से, ठीक है ना, उस रेत में से पहले सिलिका को निकाला जाता है, बाकी जो चीज़ें उसको हटा दिया जाता है, फिर उसके साथ में क्या है सोडा ऐश मिलाया जाता है, फिर उसके अंदर लाइम स्टोन मिलाया जाता है, कभी उसके अंदर डोलोमाइट मिलाने की जरूरत, अगर उसके अंदर डोलोमाइट मिलाने की ज़रूरत है तो डोलोमाइट को मिला दिया जाता है। ऐसे ही क्या ग्लास क्यूलेट्स मिलाए जाते हैं। ग्लास क्यूलेट्स का मतलब आपने देखा होगा कि एक ग्लास वो टूट गया है या कोई ग्लास पुराना हो गया, उसको रिसाइकिल करना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, फिर उसको उसमें डाल दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लास क्यूलेट्स। यानी कि समझिए कि छोटे छोटे टुकड़े ग्लास के जो पुराने ग्लास थे, टूट उट गए थे, उनको रिसाइकिल करना है, तो इस तरीके से उनको भी उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को फिर क्या है, मतलब पिघलाया जाता है, फिर उनको शेप दे दिया जाता है, तो इस तरीके से ग्लास बनता है ये। अब जो ग्लास के कंटेनर्स हैं, ग्लास से बनने वाले जो कंटेनर्स हैं, इनको आमतौर से यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के, प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, कंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए कि ग्लास जो है ये क्या है, गुड पैकेजिंग मटेरियल माने जाते हैं। ग्लास क्या है, ये बहुत अच्छे पैकेजिंग मटेरियल माने जाते हैं। इनके अंदर जो प्रोटेक्टिव क्वालिटी है वो बहुत हाई लेवल की होती है। ये प्रोटेक्टिव क्वालिटी मतलब जो उसके अंदर प्रोडक्ट रखा जा रहा है उसको बाहर के इन्वायरमेंट से, माइक्रोब से, खराब होने से, ठीक है ना, बचाते हैं वो। अब ये जो आ रहा है ना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बल्कि समझिए कि हर बार पूछता है, ठीक है ना। या तो ग्लास का पूछ लेगा कि ग्लास के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए, या प्लास्टिक का पूछ लेता है, या क्या कहते हैं जो मेटल्स के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उनका पूछ लेता है। इन तीनों में से एक का हमेशा पूछता है, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ग्लास का पूछे। ये पूछेगा कि एडवांटेज ऑफ
ऐसे पूछ देगा कि एडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर बताइए, ठीक है ना, ऐसे पूछ देता है कई बार, ठीक है ना, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो ग्लास के जो कंटेनर्स होते हैं उनके क्या एडवांटेज हैं, तो देखते हैं। इट हैज़ ए हाई प्रोटेक्टिव क्वालिटी, इसके अंदर क्या है, प्रोटेक्शन की क्वालिटी बहुत हाई होती है। ये क्या है, रेजिस्टेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। रेजिस्टेंट मतलब होता है जो रोक दे, ठीक है ना, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेनर के अंदर आने से क्या है, रोक देता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हाईली रेजिस्टेंट होता है टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ऐसे क्या है, इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, मॉइस्चर, एयर एंड गैसेज। और ये इम्परमिएबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए, मॉइस्चर के लिए, एयर के लिए, और जो गैसेज होती हैं उनके लिए, ठीक है ना। ये कंटेनर है आपका, ये ठीक है ना, ये कंटेनर है, तो यहाँ पे गैसेज वगैरह है, या मान लीजिए वाटर है या एयर है, तो इनको अंदर नहीं आने देता है, उसको बोलते हैं कि ये इम्परमिएबल है। और अगर अंदर आने दे या इसकी चीज़ों को बाहर जाने दे, उसको बोलते हैं कि वो परमिएबल है, ठीक। ऐसे इट हैज़ एनफ स्ट्रेंथ टू बियर नॉर्मल बम्पिंग एंड शेकिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। और कह रहे हैं कि इसके अंदर इतनी ताकत होती है, इतना मजबूत ये होता है कि जब इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उस वक्त में जो उसमें थोड़ा वो धक्का वगैरह लग जाता है, थोड़ा वो हिलता है, इधर उधर टकराते हैं आपस में, तो उसमें टूटता नहीं है वो, इतने तो मतलब इतना मजबूत तो वो होता है, ठीक है ना। ऐसे क्या, इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप, और ये अलग अलग साइज और शेप में अवेलेबल होता है या उसको बनाया जा सकता है। ऐसे क्या है, ये हाईली रेजिस्टेंट होता है। इफ़ मेटल ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद इट, अगर इसके साथ में मेटल ऑक्साइड को मिला दिया जाए तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी बहुत सारी चीज़ों को ये रोक देता है, ठीक है ना, जितनी चीज़ें को रोकना चाहिए वो सारी चीज़ों को रोकता है अंदर आने से। ऐसे क्या है, इट इज़ इट इज ट्रांसपेरेंट, सो इनसाइड प्रोडक्ट्स कैन बी सीन इजिली फ्रॉम आउटसाइड। तो ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए बाहर से अंदर की चीज़ों को देखा जा सकता है, कलर देखा जा सकता है उनका, ठीक है ना। ऐसे क्या है, ये डिफरेंट कलर में अवेलेबल होता है। ऐसे क्या है, अंबर कलर्ड ग्लास इज रेजिस्टेंट टू लाइट, और जो अंबर कलर का ग्लास होता है, अंबर कलर कौन सा होता है, आपने देखा होगा कि जो ब्राउन कलर जैसा होता है, ठीक है ना, अंबर कलर, ठीक है ना, तो उस टाइप का जो ग्लास होता है वो लाइट के लिए रेजिस्टेंट होता है, ठीक है ना। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो लाइट के कांटेक्ट में आने से खराब हो जाती हैं, तो उन दवाओं को अंबर कलर्ड ग्लास में रखा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है ना, कि कौन सा जो कलर है, ठीक है ना। अब ये अंबर कलर्ड के ग्लास भी आते हैं, प्लास्टिक भी आते हैं, तो ये पूछता है कि जो दवाएं लाइट के कांटेक्ट में आने से खराब हो जाती हैं, लाइट सेंसिटिव हैं, तो उसको किस कलर के कंटेनर में रखा जाता है, तो किस में रखा जाता है, अंबर कलर के कंटेनर में रखा जाता है। वो ग्लास भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, ठीक है ना। और क्या है, इस ग्लास को हम लोग इजीली अगर साफ करना चाहें तो बड़ी आसानी से साफ हो जाता है, ठीक है ना। और इसका क्या है, एक बहुत अच्छा सा प्लेजेंट सा, सुहावना सा, बहुत सुंदर सा इसका अपीयरेंस होता है, देखने में अच्छे लगते हैं ग्लास, ठीक है ना। इट कैन बियर्स, ये बियर्स नहीं बियर है, ठीक है ना, इट कैन बियर दी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन। ऐसे क्या है, इसको स्टेराइल कर रहे हैं, स्टेराइल मतलब माइक्रोब वगैरह से उसको फ्री कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, तो उसको ये आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, उसको सह लेता है, ठीक है ना, अंडर गो कर लेता है उसको। ऐसे क्या है, इसको रिसाइकिल और रीयूज किया जा सकता है बड़ी आसानी से। ऐसे क्या है, इसको स्टोरिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या है, ये रेजिस्टेंट होता है, यानी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड भी रख दें तो ऐसा नहीं है कि वो उसके कांटेक्ट में आने से क्या है खुद ही खराब होने लगे, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर उसके अंदर आप देखेंगे कि जो बोरोसिलिकेट ग्लास है उसी के अंदर जो मतलब हाई लेवल की मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो उसके अंदर रखा जाता है, इसलिए कि उसके अंदर रखने से वो खराब नहीं होता, इसलिए कि वो हाईली रेजिस्टेंट होता है एसिड और बेस के लिए, ठीक है ना। और जैसे प्लास्टिक है, तो बहुत सारे प्लास्टिक, और जैसे कि प्लास्टिक है ना, उसके अंदर आप बहुत हार्ड एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रख दें तो वो खुद ही उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टूट टूट के उसमें गिरने लगेंगे, गल गल के। तो लेकिन जो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है जो सबसे अच्छा ग्लास माना जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि आपका जो लैब होता है उसमें जितने भी क्या कहते हैं ग्लास वेयर्स होते हैं वो सब किसके होते हैं, वो होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास के ज़्यादातर, ठीक है ना। तो ये हो गया इसके कुछ बहुत सारे एडवांटेज, तकरीबन 10-12 हैं जो आपको इसमें से आसानी से याद हो सके याद कर लीजिएगा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इसलिए कि कोई भी चीज़ है तो उसकी अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, ठीक। तो इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, अगर अगर आपसे ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज की जगह पे मेरिट एंड डीमेरिट पूछे तो बात एक ही है, ठीक है ना। एडवांटेज पूछे या मेरिट पूछे या डिसएडवांटेज पूछे या डीमेरिट पूछे या लिमिटेशन पूछ लेता है, ठीक है ना, तो बात एक ही है। डिसएडवांटेज को आप डीमेरिट भी कह सकते हैं, लिमिटेशन भी कह सकते हैं।
तो ये क्या है, इट इज़ हैवी इन वेट। जो ग्लास होता है ना, इसका जो वेट है वो ज़्यादा होता है, ये भारी होता है, ठीक है ना। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही क्या, ये फ्रेजाइल और ब्रिटल होता है, यानी ये कि बहुत जल्दी ये टूट सकता है, अगर उसको आप चोट मारते हैं तो बड़ी जल्दी टूट सकता है। तो ये भी इसका एक मतलब निगेटिव पॉइंट है, और जो वर्कर्स हैं उनको ये क्या है, इंजर्ड कर सकता है, जख्मी कर सकता है, ठीक है ना। और प्लास्टिक के मुकाबले में पैकेजिंग करना इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे ये प्लास्टिक के मुकाबले में ना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा महंगा होता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। एक एक इसकी मतलब जो कमी है वो ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो उसके अंदर जो सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है ना, एक्वस सोल्यूशन, या समझिए कि मान लीजिए इंजेक्शन रखा हुआ है कोई, तो उसके अंदर कभी कई बार ये अल्कली रिलीज कर देता है, यानी ग्लास अपने अंदर से, चूंकि ग्लास में ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं OH माइनस कई बार रिलीज कर देता है वो अल्कली। समझिए बेसिक नेचर की चीज़ है, ठीक है ना, आप इसको बेस भी कह सकते हैं, तो कई बार ये बेस उसके अंदर रिलीज कर देता है, ठीक। ऐसे क्या, देयर इज अ चांसेस दैट सम टिनी पार्टिकल्स ऑफ सिलिका ब्रेक, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रोकन होना चाहिए, ठीक है ना, ब्रोकन इनटू फॉर्मुलेशन। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, मतलब बहुत कम चांसेस है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो सिलिका आपने देखा ना, जो ग्लास है वो सिलिका का बना होता है, सिलिका उसके अंदर बहुत हाई अमाउंट में होता है, तो सिलिका के जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो टूट के और उसके अंदर जो प्रोडक्ट है, जो सामान, जो दवा रखी हुई है, उसके अंदर क्या है वो जा सकते हैं। तो ये बहुत कम होता है, रेयरली होता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। अब कई बार पूछ लेता है टाइप्स ऑफ ग्लास, पूछ लेता है, ठीक है ना, जो पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज होते हैं, तो वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहला जो और सबसे अच्छा जो ग्लास होता है वो कौन सा होता है, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 इसको अलग कर लीजिए, वो क्या है, बोरोसिलिकेट ग्लास। दूसरा है टाइप 2, उसको बोलते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तीसरा है टाइप 3, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। और चौथा है टाइप NP, ठीक है ना, इसको टाइप NP या टाइप 4 भी बोलते हैं। NP का मतलब होता है नॉन पेरेंटल, यानी इसके अंदर वो दवाएं रखी जाती हैं जो पेरेंटली यूज न होती हैं, या ये समझिए कि जिसको इंजेक्शन के जरिए से यूज नहीं किया जाता है, ठीक। तो वो जो उस टाइप की जो दवाएं होती है उसको इसमें रखा जाता है। तो टाइप NP को हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ये 4 टाइप के ग्लास होते हैं, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो ग्लास हैं अलग अलग कैटेगरी के, इनको कैसे बनाया जाता है, यानी इसके अंदर जो कंपोनेंट है उनका रेशियो क्या होता है। तो ये भी एक टाइप का, जो सबसे पहला क्या है, बोरोसिलिकेट ग्लास, तो ये भी एक टाइप का क्या है, ग्लास ही होता है। और ये कैसा बना होता है, तो 80% इसके अंदर सिलिका होता है। कितना, 80% इसके अंदर सिलिका होता है। 10% इसके अंदर बोरिक ऑक्साइड होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड का एक छोटा सा अमाउंट होता है, और एल्युमिनियम का भी छोटा सा, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड इसके अंदर थोड़ा सा मिला होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनता है बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये क्या है, केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है ना, ये केमिकली क्या है, बहुत ज़्यादा इनर्ट होता है। जितने भी चारों ये जो तीनों है ना, इन तीनों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा केमिकली इनर्ट कौन सा होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास। या ये समझिए कि ये सबसे अच्छी टाइप का ग्लास है, ठीक है ना, सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा टाइप का ग्लास होता है ये, ठीक। और क्या है, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू एसिड, बेस, मॉइस्चर एंड एयर, ठीक है ना। जो एसिड है या बेस है या मॉइस्चर है या एयर है, इन सब के लिए हाईली रेजिस्टेंट होता है, इन सबको रोकता है, ठीक। और क्या है, इट इज यूज टू कंटेन स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस एंड ऑल टाइप, यहाँ पे छूट गया, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो बोरोसिलिकेट ग्लास है, इसको क्या है, यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड को रखने के लिए। कंटेन का मतलब होता है रखना, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस को रखने के लिए, या जो भी अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट हैं, किसी भी टाइप का, कितना भी भयंकर, कितना भी डेंजरस, कितना भी खतरनाक हो, किसी भी टाइप का सॉल्वेंट है, उस सबको इसके अंदर रखा जा सकता है बोरोसिलिकेट ग्लास के अंदर, ठीक है ना। दूसरा है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। क्या है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, जिसको टाइप 2 भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये भी क्या है, टाइप का ग्लास होता है, और इसके अंदर जो सिलिका होता है वो 70% होता है। तो इसके अंदर सिलिका होता है कितना, 70%, और 15% इसके अंदर सोडा होता है, या सोडियम ऑक्साइड कह सकते हैं, और 1% इसके अंदर कैल्शियम होता है, ठीक है ना, 1% कैल्शियम होता है। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। ये भी क्या है, और एक चीज़ और, इसको ट्रीटेड, इसको बोलते हैं ना ट्रीटेड। तो ट्रीटेड सोडा लाइम का क्या मतलब है, तो जो इट्स इनर सरफेस है, जैसे कि मान लीजिए ग्लास है, ठीक, ये ग्लास का कंटेनर, तो इसका जो अंदर वाला सरफेस है, इसको क्या किया जाता है, ट्रीटेड विद सल्फर, इसको ना सल्फर के साथ में ट्रीटेड किया जाता है।
अब ट्रीटेड का मतलब क्या है, तो समझिए कि इसके ऊपर एक कवरिंग कर दी जाती है, ठीक है ना, सल्फर के जरिए से, तो इसको बोलते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। और ये क्यों किया जाता है, इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा क्या होता है, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज द अल्कलाइन ऑक्साइड ऑन सरफेस। तो अगर इसके अंदर अल्कलाइन ऑक्साइड वगैरह इसके अंदर रखा जाता है तो वो इसके कांटेक्ट में आके खराब करने से रोकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। अगर ये सरफेस पे सल्फर नहीं होता तो फिर ये जो अल्कलाइन है, अल्कलाइन ऑक्साइड है, वो इसके साथ में रिएक्शन कर सकता है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर मान लीजिए कोई दवा रख रहे हैं जिसके अंदर अल्कलाइन है, ठीक, अब वो इसके साथ में अगर यहाँ पे सल्फर की कवरिंग ना हो, इस पे सल्फर के साथ इसको ट्रीट ना किया गया हो, तो उसके साथ में जाके वो क्या है, केमिकल रिएक्शन वगैरह कर सकते हैं और खुद भी खराब हो जाएंगे वो, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ट्रीट किया जाता है सल्फर के जरिए से, जो इसको समझिए कि बहुत ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ और रेजिस्टेंट बना देता है, ठीक। अब जैसे कि बोरोसिलिकेट ग्लास है, इसी तरीके से ये भी क्या है, हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंट होता है। हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंट मतलब कि वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर के साथ में रिएक्शन वगैरह नहीं करता है, वाटर को परमिएबल, वाटर को पास नहीं होने देता है, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडा लाइम सिलिका ग्लास, इसको सोडा लाइम सिलिका ग्लास भी कहा जाता है, या डी अल्कलाइज्ड सोडा लाइम ग्लास भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डी अल्कलाइज्ड, इसलिए कि जो अल्कलाइन ऑक्साइड होता है उसको ये क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी अल्कलाइज्ड सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इट इज़ यूज एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर मोस्ट एसिडिक, न्यूट्रल एंड मोस्ट ऑफ अल्कली एक्वस प्रोडक्ट्स। अब इसको ना हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो एसिडिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यूज़ कर लेते हैं, जो न्यूट्रल हैं, न एसिडिक है न बेस है, उनको भी इसमें रख दिया जाता है। ऐसे क्या है, बहुत सारे जो अल्कलीज हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बेसिक नेचर के जो एक्वस सोल्यूशन है उनको भी इसके अंदर रख दिया जाता है, इसलिए कि इसके अंदर सल्फर की कोटिंग कर दी गई है जो कि अल्कलीज को इस पर अटैक करने से रोकते हैं। ऐसे ही क्या है, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी इसके अंदर रखा जाता है, जैसे कि आईवी इन्फ्यूज़न फ्लूइड्स हो गया, ठीक है ना। अब ये आईवी इन्फ्यूज़न फ्लूइड को आप ये भी समझ सकते हैं, जो एम्पूल के अंदर दवाएं आती है वो भी हो सकता है, और जो बॉटल्स होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि एनएस आता है, डीएनएस आता है, ठीक है ना। तो और भी जो क्या कहते हैं फ्लूइड्स हैं जो कि इंट्रा आईवी रूट से देते हैं, यानी इंट्रावेनस रूट से नसों के ज़रिए से दिए जाते हैं, तो वो सब भी इसके अंदर रखा जा सकता है। ऐसे इसके अंदर ब्लड भी रख सकते हैं और क्या कहते हैं प्लाज्मा भी इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है ना, ब्लड और प्लाज्मा भी इसके अंदर रख सकते हैं। अब दूसरा जो तीसरा टाइप है वो है रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, जिसको टाइप 3 भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको टाइप 3 बोलते हैं। तो ये भी एक टाइप का ग्लास होता है जिसमें क्या है 75% सिलिका होता है, 15% सोडियम ऑक्साइड होता है और 10% कैल्शियम होता है, ठीक है ना। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम होता है इसके अंदर, एल्युमिनियम का स्मॉल अमाउंट होता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम ऑक्साइड वगैरह इसके अंदर मिले रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम और पोटेशियम ऑक्साइड वगैरह भी इसके अंदर छोटे बहुत थोड़ा अमाउंट में मिले रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये मॉडरेट लेवल का केमिकल रेजिस्टेंट है। वो जो ऊपर वाले दो थे वो हाईली केमिकली रेजिस्टेंट थे, लेकिन ये मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बीच का है, ठीक है ना। ये तो मॉडरेट केमिकली रेजिस्टेंट होता है। और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ नॉन एक्वस पेरेंटल। कुछ पेरेंटल दवाएं ऐसी होती हैं जो एक्वस फॉर्म में नहीं होती हैं, बल्कि वो क्या है पाउडर फॉर्म में होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी दवाएं होती हैं जिनको लगाया तो जाता है इंजेक्शन के जरिए ही, लिक्विड फॉर्म बना के लगाया जाता है। उसके अंदर क्या है, डिस्टिल वाटर पहले मिलाया जाता है, फिर उसके बाद लिक्विड किया जाता है, फिर उसके बाद इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो पहले से पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे जो पाउडर फॉर्म में है, जैसे कि उसका एक एग्जांपल है हाइड्रोकोर्टिसोन, बहुत यूज़ होता है, तो वो क्या कहते हैं नॉन एक्वस पेरेंटल दवा है। एक चिकन एक्वस फॉर्म में नहीं होता बल्कि पाउडर फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसको क्या है उसके अंदर रखा जाता है। या और भी जो पाउडर वगैरह टाइप की चीज़ें उसको इसमें अंदर रखा जाता है। या सॉलिड डोजेस फॉर्म जो है, जो दवाएं होती है सॉलिड डोजेस फॉर्म में होती हैं, जैसे कि टेबलेट वगैरह, कैप्सूल वगैरह, तो उन सबको इसके अंदर रख सकते हैं। ऐसे ही जो ऑयली इंजेक्शन वगैरह हैं उनको इसके अंदर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, पैक किया जाता है, ठीक है ना। चौथा है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जिसको टाइप एनपी भी बोलते हैं या टाइप नंबर 4 बोलते हैं। चौथे टाइप का जो ग्लास है, एनपी मतलब नॉन पेरेंटल, ठीक है ना, तो इसको आप यहीं से याद कर सकते हैं। तो ये भी क्या एक तरीके का ग्लास है, और इसमें क्या जो ग्लास बनाने के लिए बेसिक मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, जैसे कि सैंड खुद नहीं यूज़ होता बल्कि उसके अंदर से सिलिका को निकाल के यूज़ किया जाता है। सोडा ऐश हो गया, ये भी इसके अंदर डाल दिया गया। लाइम स्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, और ग्लास क्यूलेट्स मैंने बताया, ग्लास के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े, ये सारी चीज़ें डाल के इसके अंदर बना दिया जाता है।
ठीक है। तो ये जो होता है चौथे जो कैटेगरी का, तो ये थोड़ा लो कैटेगरी का होता है। तो इसके अंदर नॉन पेरेंटल जो चीज़ें होती हैं उनको रखा जाता है, जैसे कि ओरल और टॉपिकल प्रिपरेशन हो गया, सिरप वगैरह आ गए, ठीक है ना, या ऊपर लगाने के लिए जो दवाएं आती है, ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारे सस्पेंशन और सोल्यूशन वगैरह आते हैं, या ऑइंटमेंट आप कह सकते हैं, तो वो जो लगाते हैं हम लोग ऊपर, जिसको क्या है मतलब पेरेंटली आईवी रूट से नहीं दिया जाता है, तो उनको इसके अंदर रखा जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक मतलब इस तरीके से अलग क्यों किया जा रहा है, कि एक तो ऊपर से लगा रहे हैं और एक ओरली पी रहे हैं, और एक क्या है आईवी रूट से जो दे रहे हैं, तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिसको हम लोग नसों के ज़रिए से देते हैं। इसलिए जब दवा नस के अंदर पहुँचती है, या क्या कहते हैं कोई और गलत चीज़ अगर पहुँच गई इसके अंदर, तो वहाँ से इन्फेक्शन होने का, और आदमी को मान लीजिए कोई कोई कांच का कोई टुकड़ा पहुंच गया इसके अंदर, तो जाके वो कहीं पे भी आपके हार्ट में पहुंच गया, वहां जाके डैमेज कर सकता है। हार्ट डैमेज हो गया तो बहुत जल्दी आदमी की मौत होगी। ब्रेन में पहुंच गया, वहां जाके किसी नस को डैमेज कर दिया, वहां पे कट कर दिया उसने। लेकिन अगर मान लीजिए मुंह के जरिए से उसने लिया, तो वो जाके आंतों में थोड़ा बहुत हो सकता है इन्फेक्ट, वो कट वट लगाए, लेकिन वो निकल जाएगा नीचे के रास्ते से बाहर, वो ब्लड में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो आंतों वगैरह में अगर थोड़ा बहुत कट वट लग गया तो वो ठीक हो जाता है बड़ी आसानी से, ठीक है ना। इसलिए क्या कहते हैं जो पेरेंटल रूट से जो दवाएं दी जाती हैं, उनको बहुत केयरफुली बनाया जाता है, बहुत केयरफुली पैक किया जाता है, उनको जिस बर्तन के अंदर रखा जाता है स्टेराइल किया जाता है, वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खुद भी स्टेराइल किया जाता है, उसके अंदर उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचाया जाता है, और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो जो उनके ज़रिए से निकलने वाला केमिकल वगैरह भी होता है, उन सब से भी उसको साफ़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी। इट हैज़ ए वेरी लो केमिकल रेजिस्टेंट, तो ये जो क्या कहते हैं जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास होता है, ये क्या कहते हैं ये लो केमिकल रेजिस्टेंट होता है इसके अंदर, ठीक है ना। हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंट इसका बहुत लो होता है, ठीक। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। इसमें हम लोग नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स वगैरह को रखते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो मेरी आवाज़ भी आप देख रहे होंगे थोड़ी सी धीमी हो गई है, मैं थक भी चुका हूँ, और रात के तकरीबन 11 या 12 बज चुके हैं इस वक्त में। क्योंकि इसी वक्त में क्या है थोड़ी शांति रहती है, तो इस टाइम पे हम लोग वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मेरी कोशिश आपको कैसी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ कैसे लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, उससे हम लोगों को ना थोड़ी एनर्जी मिलती है, थोड़ा और जोश और जज्बे के साथ पढ़ाने का मन करता है। इसलिए वीडियो को ना जब आप शुरू करें तभी उसको लाइक कर दिया करिए, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और उसी के नीचे आप देखेंगे इंस्टाग्राम की भी एक आपको लिंक मिल जाएगी। तो हमारे जो भी क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको उससे हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा ही पहुंचेगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।